हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर से आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आप नीट की बात करो चाहे जेईई की बात करो। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बच्चों को क्या बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझाइए कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, आया कहाँ से ये वर्ड। ठीक है, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने से पहले हम देखते हैं एडिशन कंपाउंड के बारे में। एडिशन कंपाउंड्स, क्या आपको पता है कि एडिशन कंपाउंड क्या है? देखो, अगर इसको एडिशन कंपाउंड को समझना है तो मैं देखो यहाँ पर आपके पास मैंने लिया यहाँ पर दो टाइप के मैं सोल्ट सॉल्यूशन ले रहा हूँ। एक सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या अवेलेबल है, A प्लस बी माइनस। मतलब आपको पता है ना, हमारे पास जब भी सोल्ट वगैरह होता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, दैट इज A प्लस एंड B माइनस का यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक और मैंने क्या लिया, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन लिया, वो भी किसका है, सोल्ट का ही एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर C प्लस और D माइनस। ठीक है, ये मैंने दो एक्वस सॉल्यूशन लिए। अब इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन का मैंने क्या बनाया, एक मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करके एक नया एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। तो इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि भाई यहाँ पर ए बी प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट, सी प्रेजेंट, यानी कि सारे के सारे आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इस जो भी हमारा सॉल्यूशन बना है, इस एक्वस सॉल्यूशन को मैंने क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको क्रिस्टलाइज कर दिया। जब इसको क्रिस्टलाइज करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ बनेगा। लेट सपोज मेरे पास ये क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड बन गया। अब इस क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड को जब क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने का मतलब है, इसको क्या करते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लेके आते हैं, हो सकता है वाटर या कोई सा भी एक सॉल्यूशन लेकर गए। तो ये क्या करा मैंने, हमारा क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड को हम लेकर आए। जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेकर गए तो यहाँ पर देखो क्या होगा आपके पास, या तो ये कंप्लीटली ब्रेक होगा, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, या फिर इनकम्प्लीट होगा। लेट सपोज ये क्या हो चुका है मेरे पास, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, मतलब अल्फा क्या हो गया, इसका 1 हो गया। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है आपके पास, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर कंप्लीट आयंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास है इनकम्प्लीट या पार्शियली डिसोसिएट होता है। पार्शियली डिसोसिएट का मतलब क्या होगा, आपके पास जो अल्फा रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 1। बोल देता हूं इसको पार्शियली डिसोसिएट। पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट होगा। अब देखो, जब कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो इसको हम बोलते हैं डबल सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, डबल सोल्ट के नाम से जानते हैं। बट अगर क्या आपके पास पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो पार्शियली डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ से है। क्या, कहाँ से, एक और बार देखो, यहाँ पर हम एडिशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। एडिशन कंपाउंड मतलब हमने क्या करा, दो सोल्ट सॉल्यूशन लिए। दो सोल्ट सॉल्यूशन मतलब A प्लस बी माइनस एंड C प्लस डी माइनस। ठीक है, इस तरह के दो सोल्ट सॉल्यूशन लिए, इनको जब मिक्स करा तो हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन को जब क्रिस्टलाइज करने पे हमारे को कुछ कंपाउंड मिलेगा, जैसे क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड। उस क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड को जब हम पानी के अंदर डिसोसिएट करते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेकर जाएंगे इसको, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, या तो कंप्लीट डिसोसिएट हो सकता है या फिर पार्शियली डिसोसिएट होगा। अगर कंप्लीट डिसोसिएट हो गया तो क्या बनेगा आपका, डबल सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा, डबल सोल्ट बनेगा। बट अगर पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट मतलब इनकम्प्लीट डिसोसिएट, पूरा डिसोसिएट नहीं हो पा रहा, तो उस केस में क्या बनेगा आपके पास, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब अगर इसको डिफाइन किया जाए कि आपके पास एडिशन कंपाउंड होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन देखो, इसको डिफाइन करते हैं हम, व्हेन टू और मोर salt solutions are allowed to react chemically
to react chemically and form a compound, उसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। अब एडिशन कंपाउंड के हमने दो टाइप पढ़े, कौन कौन से? या तो डबल सोल्ट बनेगा या फिर कोऑर्डिनेशन सोल्ट बनेगा। अब इसका मतलब ये हम बिहेवियर किसके मतलब किस बेसिस पे डिवाइड करा है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कंपाउंड in aqueous solution they are divided as, कैसे कैसे डिवाइड किया? फर्स्ट क्या है हमारे पास, या तो हो सकता है डबल सोल्ट बने, डबल सोल्ट का मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, ठीक है, डबल सोल्ट बने, या फिर क्या बनेगा आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो ये दो चीज़ आई है। अब इनको और अच्छे से समझते हैं कि डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर डबल सोल्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो आपके पास कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए। अब कंप्लीट डिसोसिएट कौन होता है हमारे पास, जहाँ पर अल्फा क्या हो जाता है 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं कि डबल सोल्ट क्या है। व्हाट इज डबल सोल्ट? चलो फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, डबल सोल्ट क्या बताया? फर्स्ट से बताया कि जो आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कहाँ पर? एक्वस सॉल्यूशन में। सोल्ट और कंपाउंड्स which are completely dissociate in aqueous solution, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई कि भाई सोल्ट या फिर वो कंपाउंड जो क्या हो जाता है हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। एक और स्टेप देखो, अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा? डबल सोल्ट है, इसका मतलब क्या होगा आपके पास? जैसे इसको किसी में भी डालोगे, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या करेंगे? अपनी आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे। आयंस के अंदर डिसोसिएट होंगे मतलब जिससे बने हुए वो कंपाउंड तो क्या हो चुका है? उसकी अपनी आइडेंटिटी भूल चुका है, मतलब दे लूज देयर आइडेंटिटी, in aqueous solution, ठीक है। ये हमारे पास समझ में आ गया। अब देखो आपके पास डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो डबल सोल्ट होता है ना, उसमें जो हमारे पास जिससे बने हुए वहाँ पर जो क्या होगा आपके पास जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब क्या होंगे? इक्विमोलर रेशियो में होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? इक्विमोलर रेशियो के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैसे? देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके पास KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है। क्या ये एक एडिशन कंपाउंड है? एक एडिशन कंपाउंड है। अब इसके अंदर देखो आपके पास KCl के कितने मोल प्रेजेंट है? 1 मोल प्रेजेंट है। MgCl2 का कितना मोल प्रेजेंट है? 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। जब इसको आपने क्या करा? एक्वस सॉल्यूशन में डाला। कहाँ पर डाला? एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो ये क्या करेगा? अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा। किस तरह से आयंस में डिसोसिएट होगा? एक बनेगा आपके पास पोटेशियम आयन, ठीक है, दूसरा बनेगा आपके पास मैग्नीशियम आयन, और थर्ड क्या बनेगा आपके पास? क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये डिसोसिएट होगा। अब अगर आप में से किसी को ये पता हो ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मोहर, इसको हम बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं इसको? कार्नेलाइट, कार्नेलाइट,
ठीक है, ये कार्नेलाइट होता है, जो कि आपके पास अगर प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको याद रख सकते हो। एक और एग्जांपल देख सकते हो इसके साथ, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4.6H2O। ठीक है, इसको भी जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये भी क्या होगा, अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पर आयन किस किस के दिखेंगे आपको, NH4 के, सल्फेट के और आयरन के। यहाँ पर NH4 प्लस Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस, इस तरह के आपको आयंस देखने को मिलेंगे। और इसका नाम भी आप याद रखोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, मोहर सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, मोहर्स सोल्ट। ठीक है, और भी अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जितने भी आपके पास एलम्स होते हैं वो सब किसका पार्ट होता है, हमारे पास डबल सोल्ट का पार्ट होते हैं। ऑल एलम्स आर डबल सोल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पोटाश एलम ले लो, क्रोम एलम ले लो, तो सब ये आपके पास डबल सोल्ट हो गया। अब अगर डबल सोल्ट समझ में आ गया होगा तो इसी के रेस्पेक्ट में हम किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था। क्या हो रहा था, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा था। लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था उसमें क्या देखने को मिल रहा था, हमें पार्शियली डिसोसिएट हो रहा था। तो यहाँ पर कंपाउंड्स विच आर पार्शियली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होगा, आपके पास पार्शियली डिसोसिएट होगा। इसके लिए अल्फा कितना था हमारा, इसके लिए जो अल्फा था वो क्या था, लेस देन 1। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो ये तो क्या कर रहे थे, अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे थे। कैसे आइडेंटिटी लूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या था हमारे पास, KCl था, पोटेशियम क्लोराइड था। क्या आपके पास पोटेशियम क्लोराइड आगे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड था, वो भी नहीं दिख रहा। मतलब सब कुछ खत्म हो गया, अपनी आइडेंटिटी भूल गए। तो यहाँ पर पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन देखने को मिल रहा था। बट इसके केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास अपनी आइडेंटिटी क्या रखेंगे, रिटेन रखेंगे। ठीक है, दीज कंपाउंड्स retain their identity, retain their identity in aqueous solution, in aqueous solution। आइए बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। अब देखो ये किस में प्रेजेंट थे, हमारे पास इक्विमोलर रेशो में प्रेजेंट थे। किस में प्रेजेंट थे, इक्विमोलर रेशो में प्रेजेंट थे। मतलब आपके पास सेम टाइप के मोल देखने को मिल रहे थे। बट उसके केस में क्या होगा, आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक कंपाउंड जो होगा ना वो आपके पास ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज अगर यही वाला कंपाउंड को लेता हूँ तो हो सकता है यहाँ पर KCl के 2 मोल्स हो जाए और MgCl2 का 1 मोल हो जाए। मतलब आपके पास इक्विमोलर नहीं होगा। दीज कंपाउंड्स is compound formed by mixing of one of the compound in excess amount, ठीक है, एक ना एक क्या होगा आपके पास यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में देखने को मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि भाई ये आपके पास बना कैसे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, 4 KCl लिए। ठीक है, इसके साथ में क्या ले रहा हूँ, FeCN2। क्या ले रहा हूँ इसके साथ, FeCN2।
इन दोनों को जब मिक्स करूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, ध्यान रखना इनका मैंने क्या लिया है, एक्वस अमाउंट लिया है, ठीक है, ये भी आपके पास एक्वस फॉर्म में। इनको जब मिक्स करूँगा तो क्या बनेगा 4K, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, K4FeCN6, क्या बनेगा आपके पास K4FeCN6। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अभी आप नाम पर मत जाओ, कहाँ से आया क्या है उसको छोड़ो। अब देखोगे यहाँ पर आपके पास इसका कितना मोल प्रेजेंट है, 4 मोल, और इसका कितना मोल प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। मतलब ये आपके पास एक ना एक कंपाउंड क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, ठीक है। तो ये एक्सेस अमाउंट में है। अब जैसे क्या करते हो आप, इसको कहाँ पर डाल रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन में डाला। इसको कहाँ डाला आपने, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो होगा क्या, यहाँ पर पोटेशियम आयन बनेगा और साथ में क्या बनेगा आपके पास FeCN6 4-, ठीक है, इस तरह कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास इसकी जो प्रॉपर्टी थी, मतलब जैसा पहले था वैसा ही बाद में, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को क्या रख रहा है, एज इट इज़ रख रहा है, जैसा पहले था वही अभी भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा। क्या है, कंप्लीट डिसोसिएट हुआ नहीं हुआ, अभी भी डिसोसिएट हो सकता था। कैसे डिसोसिएट हो सकता था, अगर इसके अंदर आयरन अगर आपके पास आयन की फॉर्म में बाहर आ जाता, साइनाइड आयन की फॉर्म में बाहर आ जाता, तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता। बट यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पार्शियली डिसोसिएट हुआ। तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। पहला क्या था हमारे पास, पार्शियली डिसोसिएट, वो दिख गया, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, अपनी प्रॉपर्टी सॉरी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते थे, तो यहाँ पर आइडेंटिटी रिटेन है। और आपके पास थर्ड क्या है, कोई भी एक कंपाउंड क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल गया। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बेसिक समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे, मतलब होते क्या, एक टाइप के सोल्टी होते हैं ये, बस आपके पास ऐसे सोल्ट है जो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होते, तो उनको हमने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देखोगे आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में आपके पास कौन सी चीज़ क्या होती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस किस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास जनरली 3 तरह के देखने को मिलेंगे। या तो आपके पास इस तरह का देखने को मिल जाए, ठीक है। ये जो आपके पास कंपाउंड है ये क्या होगा, न्यूट्रल कंपाउंड होगा। क्या होगा, न्यूट्रल कंपाउंड होगा। या फिर हो सकता है आपको जो अभी लिखकर बताया K4FeCN6, ठीक है, इस तरह का देखने को मिल जाए, जिसमें आपके पास आगे कुछ है और बाद में कुछ है। या फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको FeCN3NH CN2 ले लेते हैं इसको, CN2NH3 और SO4, ठीक है। इस तरह का भी देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके पास बाद में कंपाउंड देखने को मिले। बट हमें इसकी बात नहीं करनी, हम बाद में बात करेंगे ये सब। अभी हमें ये समझना है कि इसके अंदर होती कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। मैंने जो भी एक एग्जाम्पल लिखा था, क्या लिखा था, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या लिखा था, चलो बीच में देखो यहाँ पर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल लिखा था। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें क्या होती है, मतलब इसकी अगर हमें टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, भाई कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, अगर वो नहीं पता होगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, ठीक है। देखो इसके अंदर सबसे पहले जो आपके पास डब्बे के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के जो बाहर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, आयनाइजेशन स्फीयर। अभी बताऊंगा क्यों बोलेंगे, पहले आप देख लो क्या क्या बोलते हैं। ये होता है हमारा आयनाइजेशन स्फीयर। और जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो बॉक्स वाला पार्ट है, बॉक्स वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये दो बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि आपके पास जो बॉक्स के अंदर होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बॉक्स के बाहर होगा वो क्या होगा, हमारा आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर भी हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है, एक दिख रहा है मेटल और दूसरा मेटल के साथ कोई भी चीज़ जुड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा जो मेटल होगा
इस मेटल को बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम भी बोल सकते हो या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हो। और सेंट्रल मेटल आयन से कौन जुड़ा हुआ है हमारे पास, इसको बोला जाता है लाइगेंड या लिगेंड। क्या बोला जाता है, लाइगेंड या लिगेंड, जो भी आपकी इच्छा हो बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास 4 चीज़ें अवेलेबल होती है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें 2 चीज़ें दिख रही है हमें, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है बट एट प्रेजेंट हमें 2 दिख रही है। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों के अंदर आपके पास कब स्टेबल होगा, जब इसके अंदर बॉन्ड बन रहे होंगे। ठीक है, तो बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब आपके पास लोन पेयर या तो कोई डोनेट करे या फिर एक्सेप्ट करे। ठीक है, लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, कोई लोन पेयर डोनेट करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में कौन लोन पेयर डोनेट करने वाला है। ठीक है, तो लोन पेयर जो डोनेट करता है वो कौन होगा, हमारा लाइगेंड होगा। लाइगेंड क्या करेगा, हमारे पास लोन पेयर डोनेट करेगा। और जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो क्या करेगा, आपके पास लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, मतलब एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, ये आपके पास जनरली जो होता है वो किस ब्लॉक से आता है, जनरली बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं। ठीक है, ये जनरली आपके पास डी ब्लॉक से आएगा, क्योंकि डी ब्लॉक के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक क्लियर हुआ। अब इसके अंदर आपके पास जो टर्म्स आई है, इनको हम टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं, तो इन टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं, कौन सा क्या है, कहाँ से आया है, क्या है। इसको आयनाइजेशन स्फीयर क्यों बोला, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्यों बोला। चलो देखते हैं अब सारी टर्म्स। बेटा अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज की, मतलब जो भी हमें बात करिए ना अभी, उन सबको क्या क्या उनकी डेफिनेशन रहेगी, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो। पहला हमने क्या लिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे पास वहाँ पर 2 चीज़ें अवेलेबल थी। क्या क्या अवेलेबल था, एक था सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा क्या था, लिगेंड। अगर इन दोनों कंबाइनली बात की जाए तो वो हमारा क्या बन जाता था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब द एग्रीगेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत बेसिक है, क्या है आपके पास, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को जब कंबाइनली बात की जाएगी तो वो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेकंड क्या बात करी हमने, आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर। अब देखो, अगर आयनाइजेशन स्फीयर जो था हमारा वो क्या कर रहा था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर था उसके बाहर प्रेजेंट था। तो ये क्या कर रहा है, हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, काउंटर करने का काम करता है, तो इसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। और देखा होगा इसके, जब हमने इसको पानी के अंदर डाला था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब पानी में डाला था तो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर दोनों पार्ट अलग अलग हो गए थे। और जो आयनाइजेशन स्फीयर था वो क्या होगा, आपके पास पानी में जाने पे या एक्वा सॉल्यूशन में जाने पे डिसोसिएट हो जाता है। तो अगर बात की जाए, द पार्ट विच डिसोसिएट in aqueous solution is ionization sphere. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो क्या होगा, आपके पास डिसोसिएट होता है। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो आपके पास डिसोसिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। और दूसरा नाम क्या बताया था मैंने इसका, काउंटर आयन। काउंटर आयन क्यों बोला, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बैलेंस कर रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज काउंटर आयन। ठीक है, जो काउंटर आयन की तरह भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड टर्म, अब देखो थर्ड टर्म में हम बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम
या फिर इसको आप सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हो, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, अगर इसको डिस्कस करें तो ये क्या है आपके पास, जो हमारा लिगेंड है, और चलो लिख कर बताते हैं, लिगेंड सॉरी द कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर in which in the coordination sphere metal which accept lone pair from ligands। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो मेटल होगा वो क्या करेगा, आपके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से। वो कौन होगा हमारा, इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है तो उसका आपके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। मेटल है मतलब आपके पास जनरली हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन आता है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया और उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो आप जनरली किसका फाइंड करके दोगे उसको, सेंट्रल मेटल एटम का फाइंड करके दोगे। ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो देखो यहाँ पर फोर्थ टर्म में ले रहा हूँ क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन पे जो भी आपके पास चार्जेस होंगे वो क्या होता है हमारा, चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम पे जितना भी चार्ज होगा वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। द फिफ्थ टर्म इज कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि आपके पास जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या कितने बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ। ठीक है, लिगेंड के साथ वो कितने बॉन्ड बना रहा है वो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। अभी हमने क्या लिया था, K4FeCN6 यही लिया था। अब अगर इसके अंदर देखोगे हमारे पास जो आयरन है, ठीक है, आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। ठीक है, ये आपका +4, ये आपका -6। ओवरऑल चार्ज जीरो करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x = +2। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखोगे यहाँ पर साइनाइड आयन जो है इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। कितने साइनाइड आयन अटैक कर रहे हैं इसके ऊपर, 6 साइनाइड आयन अटैक कर रहे हैं। ये साइनाइड, ये भी साइनाइड, ये भी साइनाइड, साइनाइड एंड साइनाइड। तो यहाँ पर टोटल कितने अटैक कर रहे हैं आयरन के ऊपर, 6 साइनाइड अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन या इसने कितने बॉन्ड बनाए, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के थ्रू जितने ही बॉन्ड बनेंगे वो सब किस में काउंट होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो आगे है हमारे पास नेक्स्ट टर्म हम ले रहे हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी का मतलब ये है कि आपके पास लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल कितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब हमारा जो साइनाइड होता है वो एक लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए इसका एक होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, मोनोडेंटेड हो जाएगा। अभी आगे डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेड बाइडेंटेड क्या है, बट अभी क्या है आपके पास जितने लोन पेयर डोनेट किए जाए किसकी तरफ से, लिगेंड की तरफ से, वो क्या होगा हमारा डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय
लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम पे जितने भी उसने लोन पेयर दिए तभी जाके आपके पास बॉन्ड बनेगा, तो वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी होती है। ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आई है इसमें। यहाँ पर सब आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब अगर इसके इसी एग्जांपल को वापस लेते हैं तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस एग्जांपल को। क्या क्या टर्म्स हमने देखी, ये K4Fe CN6। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब जहाँ पर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को कंबाइन फॉर्म में बोला जाएगा तो क्या हो जाता है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फर्स्ट टर्म कंप्लीट। सेकंड क्या है आपके पास, आयनाइजेशन स्फीयर, वो पार्ट जो कि आपके पास वाटर में डालने पे, एक्वा सॉल्यूशन में डालने पे डिसोसिएट हो गया, तो ये आपका सेकंड टर्म। थर्ड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा आपका, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम जो क्या करता है आपका, लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीडेशन नंबर वो इसका निकलेगा ही सही। कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी हमने देख लिया, आयरन का कितना था यहाँ पर 6 था। डेंसिटी वो देख लिया, लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड, लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अब लिगेंड नहीं लिखा तो लिगेंड भी देख लेते हैं क्या है। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो आपके पास क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी एक बार लिख देते हैं, लोन पेयर डोनर। क्या होगा, लोन पेयर डोनर को हम क्या बोल देंगे, लिगेंड्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास की टर्मिनोलॉजी होगी। अब इस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि भैया अगर इसका एक वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, रिप्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह से दिखेगी सारी चीज़ें। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो सबसे पहले क्या लिखते थे हम यहाँ पर, फर्स्ट में लिखते हैं हम यहाँ पर, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है ये पार्ट पीछे भी आ सकता है या ना भी हो। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, अब आयनाइजेशन स्फीयर के बाद आता है हमारे पास क्या आता है, बॉक्स आता है। ठीक है, इस बॉक्स का क्या नाम दिया था हमने, ये बॉक्स होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज़ें थी, कौन कौन, एक था हमारा सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, और इसके बाद होता है हमारा कौन, लिगेंड। ठीक है, ये कौन हो गया आपका, लिगेंड। ये सारी चीज़ें हमारे देखी कि भाई क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहला आयनाइजेशन स्फीयर, ये बाद में भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया दोनों केस तीनों तरह से अवेलेबल होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है या फिर पीछे भी हो सकता है। सेकेंड चीज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, थर्ड वन सेंट्रल मेटल एटम, एंड द लास्ट वन इज लिगेंड। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो आपके पास कितने पार्ट में डिवाइडेड है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ ठीक है, अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे दो बेसिस पे। तो फर्स्ट हम यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है,
यानी कि आपके पास कितने टाइप के लिगेंड होंगे उसके बेसिस पे। तो इसका फर्स्ट टाइप रहेगा दैट इज होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक लिगेंड। देखो नाम में क्या दिख रहा है, होमो, होमो का मतलब क्या पढ़ते हुए आए हम अभी तक, जैसे होमोजीनियस पढ़ा है, हेट्रोजीनियस पढ़ा है, तो वही होमो, होमो का मतलब क्या होगा, सेम टाइप। तो क्या बोल दोगे इसको, सेम टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, जब भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें सेम टाइप के लिगेंड होंगे, तो क्या बोल दिया उसको आपने, होमोलेप्टिक, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो ये हमारा K4FeCN6। अब देख रहे हो यहाँ पर जो लिगेंड है वो सारे के सारे कौन से, साइनाइड है। ठीक है, अभी हेट्रो का एग्जाम्पल देखोगे और ज़्यादा क्लियर होगा। हेटेरोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक के अंदर क्या होगा, जब यहाँ पर सेम टाइप के लिगेंड है तो हमने क्या बोल दिया, होमो, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप हो सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल जनरल लेके बता रहा हूँ। FeCN3NH3, ये एक जनरल एग्जांपल है जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो टाइप के लिगेंड देखने को मिल रहा है। पहला कौन, साइनाइड, और दूसरा अमोनिया, मतलब दो टाइप के लिगेंड हो गए। तो ये क्या बन गया आपका, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। ठीक है, और दूसरा हम क्या लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्या था, टाइप ऑफ लिगेंड। सेकेंड हम ले रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास कितने टाइप के कंपाउंड फॉर्म होंगे। ठीक है, मतलब आपके पास वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, तो उसको देखते हैं। ऑन द टाइप ऑफ, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, या तो आपके पास परफेक्ट लिगेंड बनेगा या फिर इम्परफेक्ट लिगेंड बनेगा। परफेक्ट डिसोसिएशन का मतलब मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पर काम कैसे होगा। परफेक्ट लिगेंड वो होगा जिसके अंदर क्या हो, आपके पास कितनी भी आप ट्राई कर लो, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ ही ना करें, कभी भी लूज़ ना करें, तो वो क्या होगा आपका परफेक्ट लिगेंड। ठीक है, तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट बात की जाए, परफेक्ट लिगेंड, ligands that doesn't dissociate and does not dissociate in aqueous solution। एक्वस बोल दो या फिर कोई सॉल्यूशन ले सकते हो, एक्वस और एनी अदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका परफेक्ट लिगेंड होगा, जो कि अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, मतलब डिसोसिएट ही नहीं होगा तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, तो उसको हमने क्या बोल दिया, परफेक्ट। सेकेंड टाइप क्या होगा हमारे पास, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास डिसोसिएट नहीं हो रहे, चाहे कितनी भी ट्राई कर ली, बट यहाँ पर क्या होगा, आपने थोड़ी सी मेहनत करी। मेहनत करने का मतलब क्या है कि आपने जो सॉल्यूशन है वो चेंज कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि भाई पानी में ना टूट रहा हो, ठीक है, तो आपने इसकी जगह पे H2S सॉल्यूशन ले लिया या कोई अदर सॉल्यूशन ले लिया, उसमें जाके अगर वो ब्रेक हो गया तो ऐसे केस को हमने क्या कंसिडर कर लिया, इम्परफेक्ट कंसिडर कर लिया। एग्जाम्पल देखो इसका, सॉरी डेफिनेशन देखो, लिगेंड्स दैट dissociate in some solution are known as imperfect solution, sorry imperfect ligand, imperfect ligands। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के टाइप हो गए। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या क्या निकला हमारे पास, पहला क्या था, होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब क्या है, ऐसे जहाँ पर आपके पास टाइप ऑफ लिगेंड सेम रहने वाला है।
क्या होगा, एक ही टाइप के लिगेंड देखने को मिलेंगे। साइनाइड हो सकता है या फिर कोई अदर हो सकता है, NH3 सारे के सारे NH3 आ जाए या कुछ हो, ठीक है। हेट्रोलिप्टिक लिगेंड क्या होगा, जहाँ पर आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड देखने को मिले। साइनाइड आ गया, अमोनिया आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन आ गया, कोई भी अदर हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास परफेक्ट लिगेंड। परफेक्ट लिगेंड का मतलब क्या समझ में आया, जो किसी भी, ठीक है, जो आपके पास दूसरे सॉल्यूशन के अंदर डालने पर भी डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, इसको जब पानी में डाला था तो ये आपके पास ये लोगे, बट ये वाला पार्ट सेम रहा था, तो ये आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट लिगेंड बन जाएगा। इम्परफेक्ट के अंदर क्या है आपके पास, जो आपके पास दूसरे सॉल्यूशन में जाने पे डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। अगर एग्जांपल देखना चाहो तो एग्जांपल देखो इसका, K4CdCN4, ठीक है। क्या लिया आपने, पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर आपका क्या है, कैडमियम, और ये साइनाइड। अब देखो इसको अगर मैं नॉर्मल पानी में डाल रहा हूँ तो डिसोसिएट नहीं हो रहा, ठीक है, बट मैंने क्या लिखा हुआ है, कुछ अदर सॉल्यूशन में डालने पे अगर डिसोसिएट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने डाला किस में, H2S के सॉल्यूशन में डाला, किस सॉल्यूशन में डाला, H2S के सॉल्यूशन में डाला। H2S के सॉल्यूशन में डालने से होगा क्या, देखो जो हमारा कैडमियम है वो क्या किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, और जो साइनाइड है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना लेगा आपके पास, कैडमियम सल्फाइड बना लेगा, और ये आपको जो देखने को मिलेगा ये किसके साथ देखने को मिलेगा, एज PPT, किसकी तरह देखने को मिलेगा, एज अ प्रिसिपिटेट, ठीक है, येलो PPT की फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके पास यहाँ पर डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होना किस केस में डिसोसिएट हुआ, CDS में, HCN में, और ये तो आपका K4 तो पहले से डिसोसिएट था, तो ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, इम्परफेक्ट तक। अगर इम्परफेक्ट तक दिक्कत नहीं है तो आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपके पास लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। मैं थोड़ा सा और लूँगा, ज़्यादा नहीं, वरना आप लोग बोलोगे इतना देर तक पढ़ाए जा रहे हो। टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप डिस्कस करेंगे अभी, दो बेसिस पे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। पहला टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, आपके पास जो भी लिगेंड होगा या तो वो हो सकता है आपके पास न्यूट्रल पोजीशन पे, मतलब न्यूट्रल चार्ज पे हो, ठीक है, हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो, तीनों में से एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास देखने को मिल सकती है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड। तो देखो जो न्यूट्रल लिगेंड होगा ना, तो इसके नाम के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है, ये एज इट इज ही रहता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसके अंदर नो सफिक्स इज यूज्ड, नो सफिक्स इज यूज्ड। सेकेंड हम बात कर लेते हैं किसकी, कैटायनिक लिगेंड की, कैटायनिक लिगेंड। अब जो कैटायनिक लिगेंड होगा वो आपके पास, कैटायन का मतलब तो पता है पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपके पास, इसमें सफिक्स हम यूज़ करते हैं। सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स की यूज़ क्या आता है, एज EM। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, EM, IUM, IUM, ठीक है। ये हमारे पास सफिक्स यूज़ किया जाता है। कोई भी अगर आपके पास पॉजिटिव आयन है तो उसके लास्ट में EM जोड़ दो। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक है। थर्ड वन, एनायनिक लिगेंड। अब अगर एनायनिक लिगेंड है तो इसके अंदर भी हमें कुछ सफिक्स लगाने पड़ेंगे। देखो इसके अंदर दो तीन तरह के सफिक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या क्या होगा, अगर आपके पास क्या आ रहा है, लास्ट में किसी के आइड आ रहा है, मतलब क्लोराइड, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आइडो में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइडो, या फिर सिंपल आप ओ भी लिख सकते हो। क्लोराइड है तो क्लोराइडो या क्लोरो। नेक्स्ट, अगर आपके पास 8 है, ठीक है, या पहले 8 ले लेते हैं। 8 है, 8 का मतलब सल्फेट, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इन एटो। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, एटो। एटो का मतलब सल्फेटो, क्या हो जाएगा, सल्फेटो।
आइट, आइट किस में कन्वर्ट होगा, आइट भी पता होगा नाइट्राइट, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइट कन्वर्ट होगा आपका आईडीओ में, ठीक है। ये किसमें बेटा, ये था आइट, सॉरी ये आइडो नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा आइटो होगा। क्या होगा, आइडो तो यहाँ ऊपर है ना, तो यहाँ पर आइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइटो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बेसिस पे देख लिया हमने, चार्ज के बेसिस पे देख लिया। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, तो वो होगा आपके पास डेंटिसिटी के ऊपर, ठीक है, मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ठीक है। लेकिन वो हम बात करेंगे आने वाली फ्यूचर क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना एनफ है, थैंक यू।